गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 6 फरवरी और आज 6 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि दिवस और थीम। दिवस और थीम में सबसे पहले फरवरी का हम लोग देखते हैं कि 1 फरवरी को जो मनाया गया कि वर्ल्ड जो वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। और विश्व कैंसर दिवस का इस बार का थीम क्या था? यूनिक बाय यूनाइटेड बाय यूनिक। 6 फरवरी को विश्व दाल दिवस। 10 फरवरी को अरब तेंदुए का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू की जयंती। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस और विश्व जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय और विश्व मानव विज्ञान दिवस और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम का स्थापना दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस। आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी की बात करें तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती और 28 जनवरी को ही डेटा प्राइवेसी दिवस और 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस। 31 जनवरी को शहीद दिवस और वर्ल्ड कुष्ठ दिवस। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो रेस्ट मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती स्मृति दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के स्मृति दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस। 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैनिक जो डेली वाला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि बार्ट डी वेबर को किस देश का प्रधानमंत्री हाल ही में चुना गया है? तो ये जो चुना गया है ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री यही है बार्ट डी वेबर। तो देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 3 फरवरी को किंग जो फिलिप बार्ट ने बार्ट डी वेबर को बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है और उन्होंने अलेक्जेंडर डी क्रू की जगह ली। तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री वहाँ के थे तो वो डी क्रू थे, उनकी जगह ली जिन्होंने 7 पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। 7 पार्टी के गठबंधन का नेतृत्व किया था। जून 2024 में चुना हुआ था और किसी भी पार्टी या गठबंधन को निर्णायक जनादेश नहीं मिला था और बेल्जियम में एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था है और डच देखिए वहाँ जो है डच भाषी फ्लैंडर्स और फ्रेंच भाषी वेलोनिया में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है। तो इसलिए इस तरह की मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है और डी वेबर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राष्ट्रवादी फ्लैंडर्स नेता है और बार्ट बी वेबर फ्लेमिश नेशनल और एनवी पार्टी से ये संबंधित हैं। और बार्ट डी वेबर देखिए अलेक्जेंडर डी क्रू का इन्होंने स्थान लिया है और डी वेबर ने
किंग फिलिप की उपस्थिति में, किंग फिलिप की उपस्थिति में निष्ठा की शपथ ली है, यानी अपने राष्ट्र की शपथ ली है। पहली बार है जब कोई उग्रवादी राष्ट्रीय नेता संघीय सरकार का नेतृत्व कर रहा। तो इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ था कि उग्रवादी राष्ट्रीय नेता संघीय सरकार का नेतृत्व कर रहा हो। और बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है और इसकी मुद्रा यूरो है। तो यूरो इसकी मुद्रा है। और जून में बेल्जियम, देखिए जून में चुनाव हुआ था, जून 24 में, और 5 प्रमुख राजनीतिक दलों ने गठबंधन बनाया। ठीक है, 7 दलों का जो सरकार, इससे पहले डी क्रूज थे, उन्होंने 7 दलों को मिला के 7 पार्टी के गठबंधन की सरकार चलाई थी। और अभी जो बने हैं उसको आप याद रखिएगा, डी वेबर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो सलाहकार नियुक्त किया है वो आरपी ठाकुर को नियुक्त किया ही है। आरपी ठाकुर, इनको आंध्र प्रदेश सरकार ने सलाहकार नियुक्त किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो वन मित्र जो है व्हाट्सएप आधारित है, ये आंध्र प्रदेश में जो 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ऐप बनाया गया है, आप इसको प्ले स्टोर पे अभी देख सकते हैं। तो ये ऐप बनाया गया है और जो आधारित है, व्हाट्सएप पे आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है, किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की? यानी कि जो मेटल होगा, मेटल को पिघला के उस आकार का बनाया जाएगा जैसे कि ढालते हैं ये फैक्ट्री में। तो उस तरह की चीजें इन्होंने एक मेटल का ब्लॉक, एक छोटा सा ब्लॉक बना के दिखाया है और इसीलिए इसको लॉन्च किया। आप मशीन देख सकते हैं कि इन्होंने मशीन लॉन्च की और आईआईटी हैदराबाद में ये बनाई गई है। तो ये सुर्खियों में इसलिए है। देखिए, डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत के सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया और आईआईटी हैदराबाद में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र DISCOE में विकसित किया गया था। और यह मशीन जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाउडर आधारित डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन तकनीक का इस्तेमाल करती है। ठीक है, जो मेटल डाला जाता है उसमें पाउडर आधारित मेटल उसमें डाला जाता है। और इसका जो बिल्ड वॉल्यूम है 1M, 1M और 3M, यानी 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई। तो इस तरह के मतलब ये एरिया में काम कर सकता है और इसे भारत के बड़े मेटल 3D प्रिंटर में से एक बनता है। और सिस्टम में थर्मल बैलेंसिंग और स्पीड के लिए दोहरे हेड, यानी इसमें 2 हेड लगाए गए हैं और 1 मीटर ऊंचे घटक सफल निर्माण के साथ। देखिए, ये डायमीटर जो होगी, ये मशीन का डायमीटर हो गया और 1 मीटर ऊंचे घटक यानी 1 मीटर घन रूपी में ये एक साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, बना सकता है, सफल निर्माण कर सकता है और जिसने भारत में बड़े पैमाने पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया। और ये किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद और डीआरडीओ दोनों ने संयुक्त रूप से किया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने चावल की बढ़ती कीमत के बीच खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है किसने? फिलीपींस ने। फिलीपींस आप देख सकते हैं, ये चाइना के बगल में है। आप इधर वियतनाम है, इधर थाईलैंड है और ये वाला चाइना है, चाइना। और चाइना जो साउथ चाइना सी है, इसमें आके कभी कभी मिलिट्री प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे ताइवान है और ये स्थिति बीच बीच में आप देख सकते हैं कि ये सामान्य नहीं बनी रहती है और काफी तनाव उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा? 38वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो आयोजित होगा वो कहाँ होगा? ये फरीदाबाद में आयोजित होगा, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। तो ये फरीदाबाद में। इससे पहले भी आपने देखा था कि मंथन जो हथकरघा सम्मेलन था वो उसका उद्घाटन किसने किया था? जो टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह है, उन्होंने उद्घाटन किया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये जो किया है ये गुजरात ने किया है। और देखिए यूसीसी
का मसौदा तैयार करने के लिए गठन किया है, लेकिन लॉन्च किसने कर दिया, यानी जारी किस राज्य ने कर दिया है अपने राज्य में, तो ये उत्तराखंड ने अभी लागू कर दिया है यूसीसी को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पक्षी किस प्रकार वहाँ रहते हैं, ये पेड़ वाले ब्लॉक पे है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने आंध्र प्रदेश सरकार को कोलेरू वेटलैंड में 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करने से रोक दिया है और कोलेरू झील पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश में एक बड़ी उथली मीठे पानी की झील है, ये एक बड़ी उथली मीठे पानी की झील है और यह एलुरु के पास कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील है और 308 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। यह बाढ़ संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करती है, यानी एक जलाशय जो बाढ़ में जब पानी बढ़ने लगता है तो आप इसमें पानी स्टोर कर सकते हैं, तो बाढ़ संतुलन जलाशय के रूप में यह काम करती है। देखिए, उप तेरू नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में इसकी जो पानी भी गिरती है। आगे जो है 1999 में वन्यजीव अभ्यारण्य को और इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। तो यह मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जिसमें साइबेरियन क्रेन, आप देख सकते हैं ये साइबेरियन क्रेन है, और पेलिकन और पेंटेड स्टार्क जैसी प्रजातियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि हाल ही में भारत ने अपने नए बजट में एफडीआई बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया? जो पिछला बजट पेश हुआ था तो उसमें जो एफडीआई का मैक्सिमम रेंज था वो 74% रखा गया था, लेकिन अब उसको बढ़ा के एफडीआई बीमा निवेश क्षेत्र का जो है वो 100% कर दिया गया है, यानी 100% तक कोई कंपनी आके अपने निवेश कर सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, चीन ने अमेरिका की कौन सी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने की घोषणा की? आप देख सकते हैं कि जब से ट्रंप की सरकार बना है तो कुछ न कुछ तनातनी बढ़ रही है और जैसे कि देखिए शुरुआत क्या किया कि यूएसए ने मेक्सिको और कनाडा पे 25% का अपने उत्पाद पे टैरिफ लगा दिया, तो जो उनके उत्पाद आएंगे अमेरिका की तरफ से उस पर टैरिफ लग जाएगा। इसके काउंटर में क्या किया कि कनाडा ने भी टैरिफ लगा दिया, चीन ने भी टैरिफ लगा दिया और अभी क्या किया है कि चीन ने अमेरिका की जो गूगल कंपनी है, गूगल अल्फाबेट कंपनी, इसका जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है, तो इस पर एक जांच बैठा दी है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ इन्होंने किया है, तो उसके रिपोर्ट में अगर कुछ आएगा तो उसके अनुसार से कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल का जो प्रोडक्ट है यूट्यूब वगैरह बहुत सारी चीज़ें चीन में बैन है, चीन खुद की चलाता है चीज़ें, यूट्यूब वगैरह जो भी अपना प्लेटफॉर्म है वो खुद डेवलप किया और खुद का चीज़ चलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से किन देशों में उगाया जाता है? मुख्य रूप से किन देशों में उगाया जाता है? तो देखिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो कपास है, कॉटन है, वो जो उगाया जाता है कि चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू जैसे देशों में इसको उगाया जाता है और इसकी देखिए गुणवत्ता जो है, जो क्वालिटी जो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री ने कपास की खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल यानी उसकी जो रेशाएं होती है वो ज़्यादा लंबी होती है और ईएलएस कपास को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के मिशन की घोषणा की, 5 साल के मिशन की घोषणा की है और ईएलएस कपास जो है जिसे वस्त्र उद्योग में स्वर्ण मानक के रूप में जाना जाता है, जो गोसिपियम और बारबोंड प्रजाति से आता है, जिसे मिस्र या पीमा कपास भी कहते हैं इसे, और इसमें जो है 30 मिमी या उससे अधिक लंबाई के रेशे होते हैं, उससे मजबूत और महीन बनाते हैं, यानी ये रेशा मजबूत होता है और महीन कपड़ा इससे बन सकता है क्योंकि महीन भी बनने पे रेशा टूटता नहीं है। और दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होने वाला यह कपास मुख्य रूप से चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है। भारत में यह महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है और इसको आगे बढ़ाने की भी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने की है। आप देख सकते हैं यही है कपास, इस तरह की खेती इसकी होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगले
तो हाल ही में किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी 6 जो उपग्रह लॉन्च किया है वो किसने किया है? ये जापान ने किया। आप देख सकते हैं कि लॉन्चर पैड से इन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया है? तो नया महानिरीक्षक जो नियुक्त किया है वो किसे नियुक्त किया है? शशांक आनंद को। ये शशांक आनंद है, इनको ही नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसल ने किस राज्य में 1500 टीडीपी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की? तो 1500 टीडीपी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की जो स्थापना की है किसने की है? ये ओडिशा ने की है ग्रीन अमोनिया प्लांट की। आप देख सकते हैं इस तरह का इसका प्लांट होता है और ये प्लांट जो की स्थापना इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा मोबाइल निर्माता बन गया? मोबाइल निर्माता, देखिए अभी डिजिटल इंडिया के थ्रू क्या हो गया है कि इससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसमें था कि डीआरडीओ ने एक विस्फोट नाम का जो मेन पोर्टेबल मिसाइल लॉन्च किया है। तो मेन पोर्टेबल मिसाइल का मतलब क्या होता है कि वो 6 किलोमीटर तक आपको, जैसे कि एक समय था कि अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को एक मिसाइल जो कंधे पर रख के वार किया जाता था। आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान कुछ कुछ आपको याद होगा, जैसे कि एक पायलट था नचिकेता और एक और पायलट थे, उसका कुछ नाम था, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो काफ़ी लो हाइट में उड़ा रहे थे प्लेन और देख रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन दुश्मन है। लेकिन उसमें हुआ यही कि जो कंधे पर रख के फायर किया गया मिसाइल, तो उससे उनके प्लेन में आग लग गया और वो मौत हो गई उनकी। वहाँ पैराशूट लगा के वो कूदे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप दुश्मन के एरिया में गिरेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो देखिए, अभी चीन से हमारी झड़प बार बार होती रहती है, तो चीन से झड़प होती रहती है, तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जो रॉकेट हैं, यानी ये जो टैंक है काफ़ी हैवी वाले हैं, तो जिससे कि हम लोग मिसाइल छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या है कि कंधे पे रख के, यानी मेन पोर्टेबल यानी छोटे रेंज के लिए, जैसे कोई ड्रोन आ रहा है उसको शूट करना है, तो इसके लिए एक ज़रूरी बन गया था। तो देखिए, इससे पहले कहा गया था कि रसिया से विसोर्ट्स को इंपोर्ट किया जाएगा, लेकिन देखिए अभी मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है कि हम लोग अपना सक्षम हों, क्योंकि देखिए हथियार सबसे अधिक खरीदने में अगर 1 से 2 नंबर पे हो तो भारत ही है। तो मेक इन इंडिया के थ्रू ही इसको डेवलप करके अभी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, जो कि अब कुछ समय के बाद से सेना में शामिल हो जाएगा। तो हम लोग उसी जो मेक इन इंडिया के थ्रू मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल जो निर्मित हो रहा है तो उसको बढ़ावा दिया गया। हर कंपनी को बोला गया कि अगर आपको हमारे देश में फ़ोन बेचना है तो आपको एक प्लांट हमारे देश में लाना पड़ेगा और हमारे देश में जो आप फ़ोन बेचेंगे वो हमारे देश में ही असेंबल होना चाहिए या निर्मित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी रोज़गार आपको देना पड़ेगा। तो हर फ़ोन निर्माता ने लगभग लगा, एप्पल का लग ही गया और शाओमी का लग गया, हर चीज़ का लग गया। तो इसलिए जो भारत क्या है दुनिया का मोबाइल निर्माता में द्वितीय नंबर पे आ गया है। आप देख सकते हैं ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो 2 नंबर पे बन गया है। तो जो समसामयिक के क्वेश्चन यही तक था और अभी हम लोग देखेंगे जो पिछले दिन करंट अफेयर्स के कुछ-कुछ घटना अपडेट हैं और जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। आप रेगुलर अपडेट लेते रहें और रेगुलर देखिए, इसका पहले हम लोग देख लेते हैं, इसका कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं मोबाइल वाला। तो भारत में देखिए 2014 में 2 इकाइयों का उत्पादन हुआ था और अब यूनेस्को में 300 अधिक प्रचालन इकाइयों तक पहुँच गया है। 300 से अधिक प्रचालन इकाइयों में पहुँच गया और भारत में बिकने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फ़ोन अब स्थानीय स्तर पर बने हुए हैं। 99.2% और मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग की कीमत 4.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गई, जबकि 2024 में 1.2 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बढ़ रही है और भारत में 325 से 330 मिलियन से अधिक मोबाइल फ़ोन निर्मित होते हैं और मोबाइल फ़ोन निर्माण क्षेत्र में पिछले दशक में लगभग 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वामित्व पैदा हुआ है। मेक इन इंडिया ने सबसे पहले चार्जर, बैटरी पैक और सभी प्रकार की मशीनरी आदि के
घरेलू उत्पादन को संभव बनाया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन और 5 प्रमुख गुरुओं की शुरुआत की हुई है। तो देखिए सेमीकंडक्टर का भी प्लांट लग गया। देखिए सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर जो है ताइवान में सबसे अधिक बनता है। कुछ समय तक ऐसा था कि अमेरिका ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसका डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश सब लोग जारी कर रहे हैं। गुजरात में प्लांट लगा है सेमीकंडक्टर चिप बनाने का। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या अपडेट आते हैं। तो हम लोग पीछे वाले जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए सीआरपीएफ जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन है? वो विपुल कुमार हैं। और हाल ही में राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा, पाली और सीकर नाम के 3 संभागों को भंग कर दिया है। देखिए बेम्बरनाथ जो झील है वो हाल ही में खबरों में थी। ये कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। और अगला जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने किस मंत्रालय के अधीन करती है? तो ये एनआईए जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और देखिए एनआईए का नाम अभी काफी विवादों में रहता है। एनआईए ने इसको जांच किया, उसको जांच किया, और राजनीतिक पार्टियां यह आरोप लगाती है कि ये राजनीतिक दुष्व्यवहार के लिए इस तरह की चीजें हमारे ऊपर की गई है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में वाव थराद को किस राज्य के नए जिले के रूप में मंजूरी दी गई? तो गुजरात में एक नया जिला बना है जिसका नाम है वाव थराद, जो गुजरात में बना है। अगला जो पॉइंट है 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिभा सतपथी को। अगला जो क्वेश्चन है, प्रादेशिक सेना ने हाल ही में किस नदी के पुनरुद्धार संरक्षण के लिए नया टास्क फोर्स स्थापित किया है? तो गोमती के लिए नया टास्क फोर्स स्थापित किया। और हाल ही में किस देश में ह्यूमन मेटाओ वायरस का प्रकोप देखा गया है? तो वो चीन में देखा गया। और यूरोपा जो समाचार पत्रों में किस ग्रह का चंद्रमा है? किस ग्रह का चंद्रमा है यूरोपा? तो ये बृहस्पति का चंद्रमा है, यूरोपा नाम का। और भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी सेना को जानो मेला यानी मेला को जानो का आयोजन किया है? तो ये हैदराबाद में किया है। अगला जो पॉइंट है, मकरविल्लुक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मकरविल्लुक त्योहार मनाया जाता है। और अगला और लास्ट पॉइंट क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? बेमौसम बारिश को तो ये ओडिशा ने इसको घोषित किया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपको अधिक पसंद आता है तो किसी दूसरों को भी आप शेयर करें। और निःशुल्क पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप रेगुलर इसी तरह अपडेट लेते रहें तो हमको ये नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत कहीं पड़ेगी कहीं और आप पढ़ें, क्योंकि मंथली भी मैं डाल देता हूँ, वीकली भी डाल देता हूँ, और जो लेटेस्ट घटनाक्रम है उसकी भी वीडियो में डालते रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और सतत आप स्क्रॉल करते रहें। प्लेलिस्ट में भी आप दैनिक अपडेट्स में देख सकते हैं, तो आपको कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।